जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो क्लास इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक होता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएँगे ही बताएँगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा, और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन इसको आप लिख-लिख के पढ़ते हैं, आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम तो बेहद करीब है। झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी लास्ट या मार्च के जो है पहले सप्ताह में हो जाएगा। यानी कि गिना-चुना दिन है, तो आप लोग को क्या है सीरियस होके शिद्दत से पढ़ाई को जारी रखना है। कोई बहाना नहीं करना है। और आपको बता दें कि एग्ज़ाम नज़दीक है, इसीलिए जो है क्या है आज हम जो है क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दिए हैं। आज हम लोग जो है 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बस आप लोग को क्या करना है कि शिद्दत से जो है शुरू से आखिरी तक बने रहना है। हम बिल्कुल ही आसान भाषा से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। बस थोड़ा-सा आप लोग टाइम दीजिए, बाकी समझाने का हो गया या याद कराने की ज़िम्मेवारी मेरा है। आप लोग सिर्फ टाइम निकालिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पहला है झारखंड, दूसरा है कुकुरा, तीसरा है पुंडरीक देश, चौथा है मुंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुंडरीक देश। तो आपको बता दें कि झारखंड को जो है विभिन्न कालखंडों में या विभिन्न ग्रंथों में जो है अनेक नामों से पुकारा गया है। इसमें अगर महाभारत में बात की जाए तो इसको पुंडरीक देश कहा गया है, साथ ही पशु भूमि भी कहा गया है। यानी कि 2 नामों से पुकारा गया है महाभारत में झारखंड को, एक हो जाएगा पुंडरीक देश और एक पशु भूमि। अगर बात किया जाए कि झारखंड को झारखंड किसमें कहा गया है, तो आपको बता दें अकबरनामा में, ठीक है? अकबरनामा में झारखंड को झारखंड कहा गया है, ये आपको याद रखना है। कुकरा किसमें कहा गया है झारखंड को? तो मुगल काल में। मुगल काल में जो है झारखंड को कुकरा या खुखुरा कहा गया है। दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुंडल की बात करेंगे तो टोलमी के द्वारा जो है झारखंड को मुंडल कह के संबोधित किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या अधिक है तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताते हैं, नहीं तो 3-4 घंटा यहीं लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? पहला है पालकोट, दूसरा है रातू, तीसरा है दोईसा, चौथा है सुतियांबे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोईसा में। अब ये दोईसा कहाँ है तो आपको बता दें गुमला जिला में है, ठीक है? गुमला जिला में। अगर थाना बोला जाए या प्रखंड बोला जाए तो ये हो जाएगा आपका सिसई प्रखंड में, ठीक है? सिसई प्रखंड में। सिसई प्रखंड के दोईसा नामक स्थान में आपका दोईसागढ़ का किला है। क्या है? दोईसागढ़ का किला है। और ये दोईसागढ़ के किला को ही हम लोग क्या कहते हैं? नवरत्नगढ़ का किला भी कहते हैं। अब इसका निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण जो है राजा दुर्जन साल के द्वारा करवाया गया है। ये वही राजा दुर्जन साल हैं जिनको जो है मुगल शासक जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा जो है कैद कर लिया गया था। कितने साल के लिए? तो 12 साल के लिए। और कैद करके कहाँ रखा गया था? तो ग्वालियर के किला पर रखा गया था। लेकिन आपको बता दें कि दुर्जन साल जो है हीरे के अच्छे पारखी थे, जिसके कारण जहांगीर ने जो है उन्हें 12 साल बाद रिहा कर देते हैं, ठीक है? 12 साल बाद रिहा कर देते हैं। बदले में जो है 6,000 रुपया सालाना टैक्स देना स्वीकार करते हैं। कौन? राजा दुर्जन साल। तो ये दोईसागढ़ का किला जो है आपका दोईसा में है, ठीक है? जो कि आपका सिसई प्रखंड के गुमला जिला में पड़ता है। अब गुमला जिला की बात करेंगे तो गुमला जिला कब बना है? तो ये 1983 में बना है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ था। पहला है दोईसा को अभिशप्त घोषित किया गया, दूसरा जल की कमी थी, तीसरा है सैन्य सुरक्षा और सामरिक महत्व, चौथा जंगली जानवरों का डर। तो आपको बता दें कि दोईसा पर जो है अपना मुख्यालय कौन ले गया था दोईसा नामक स्थान पर? तो राजा दुर्जन साल, ठीक है? राजा दुर्जन साल के द्वारा जो है खुखुरा से जो है राजधानी, नागवंशी की राजधानी को जो है दोईसा स्थानांतरित किया गया था। कारण क्या है? तो कारण है सैन्य सुरक्षा और सामरिक महत्व। ये जो दोईसागढ़, ये जो स्थान है दोईसागढ़ नामक स्थान जो है क्या है? 3 ओर जो है पहाड़ से घिरा हुआ है। क्या है? 3 ओर जो है
पहाड़ों से घिरा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि एक दिशा जो है नदी से घिरा हुआ है, यानी कि वहाँ पर जो है दुश्मनों का पहुँचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इसीलिए जो है सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से जो है वहाँ पर राजा दुर्जनशाल जो है अपनी राजधानी दोयसागढ़ स्थानांतरित कर लेते हैं और वहीं पर उन्होंने जो है पंचमंजिला भवन दोयसागढ़ किला अर्थात नवरत्नगढ़ का किला का निर्माण करते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सैन्य सुरक्षा और सामरिक महत्व के कारण जो है दोयसा स्थानांतरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? पहला है रामगढ़, दूसरा है पदमा, तीसरा है इचाक, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, रामगढ़। रामगढ़ राज्य की बात किया जाए तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई है? 1368 ईस्वी में हुई है। किनके द्वारा किया गया था? तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? राजा बागदेव सिंह के द्वारा। इतना आपको याद रखना है। लेकिन वर्तमान में जो है झारखंड का एक जिला का नाम क्या है? रामगढ़। और रामगढ़ जिला की बात करेंगे तो रामगढ़ जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को और यह जो है झारखंड का 24वां जिला बना है। लेकिन आपको बता दें कि यह जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा जिला है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। और रामगढ़ जिला का जब बात आया है तो आपको बता दें रामगढ़ में ही आपका क्या है? रजरप्पा जलप्रपात है। क्या है? रजरप्पा जलप्रपात है जो कि दामोदर और भैरवी नदी के संगम में है। साथ ही आपको बता दें कि माँ छिन्नमस्तिका, ठीक है, माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर भी कहाँ है? तो आपका रजरप्पा नामक स्थान में है जो कि रामगढ़ जिला के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर जो है माँ काली का सिर कटा हुआ प्रतिमा स्थापित है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही रामगढ़ का बात आया तो इतना याद रखना है कि 1940 में क्या हुआ था? 1940 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 53वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो रामगढ़ में ही किया गया था। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड पेशा कानून या पेशा में शामिल नहीं है? पहला है अनगढ़ा, दूसरा है बेयारी जोर, तीसरा है भंडरिया, चौथा है लेस्लीगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेस्लीगंज। तो पहले आपको बता दें कि पेशा एक्ट या पेशा कानून क्या है। यह जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो है लागू किया जाता है। ठीक है, आदिवासी क्षेत्र में ग्राम सभा की जो है स्वशासन की अधिकार देना क्या कहलाता है? पेशा कानून है। इसको डिटेल में जानने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा तो शॉर्ट में इतना समझिए कि जहाँ पर जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र होता है वहाँ पर जो है आदिवासियों की संस्कृति, धर्म या उनके जो कर्म कांड है उनकी रक्षा के लिए जो है एक्स्ट्रा शक्ति दी जाती है। इतना आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। तो पेशा कहाँ कहाँ लागू होगा? तो जहाँ पर जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र होगा वहीं लागू होगा। तो यहाँ पर जो है लेस्लीगंज में जो है आपका क्या है? पेशा के अंतर्गत नहीं आता है। अब ये लेस्लीगंज कहाँ है? तो लेस्लीगंज की बात की जाए तो ये आपका पलामू जिला में है। कहाँ है? पलामू जिला में है। और पलामू जिला कब बना है? तो पलामू जिला बना है आपका 1892 ईस्वी में। और पलामू में किन चीज़ों का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो आपको बता दें मक्का का उत्पादन जो है पलामू में सबसे अधिक होता है। इसके अलावा आपको बता दें तिलहन का उत्पादन जो है पलामू में सबसे अधिक होता है। इसके अलावा आपको बता दें दलहन का भी उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है। इसके अलावा जो है जौ का उत्पादन भी पलामू में सबसे अधिक होता है। साथ ही आपको बता दें ग्रेफाइट का भी रिजर्व जो है पूरे झारखंड में सबसे अधिक कहाँ है? पलामू जिला में है। इतना आपको याद रखना है। अब जो ये जो लेस्लीगंज नामक स्थान है इसे और एक चीज़ जो है याद आ रही है तो आपको बता दें कि नीलांबर पीताम्बर, ठीक है, नीलांबर पीताम्बर जो दो सगे भाई थे, दो सगे भोक्ता बंधु थे, इन्हें जो है अंग्रेजों के द्वारा फांसी दिया जाता है। कहाँ? तो लेस्लीगंज नामक स्थान में। कब दिया जाता है? तो 28 मार्च 1859 ईस्वी को दिया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है क्योंकि ये जो नीलांबर पीताम्बर जो दो सगे भाई थे ये जो है 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व पलामू में किए थे अंग्रेजों के विरुद्ध, जिनके कारण 28 मार्च 1859 ईस्वी को जो है लेस्लीगंज में इन्हें आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है? पहला है नगर सभा, दूसरा है जिला सभा, तीसरा है ग्राम सभा और चौथा है गृह सभा। इसमें कोई डाउट नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संथाल जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? पहला है महतो, दूसरा है पढ़ा राजा, तीसरा है मुखिया, चौथा है मांझी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मांझी कहलाता है। अब संथाल जनजाति की बात आया तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे बड़ी जनजाति आपका क्या है? तो संथाल जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा संथाली है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? पहला है चुटिया, दूसरा है सुतियांबे, तीसरा है दोइसा, चौथा है खुखुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुतियांबे हो जाएगा। तो सुतियांबे के स्पेलिंग इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, सुतियांबे। ठीक है। तो आपको बता दें कि ये जो नागवंश है, नागवंश की स्थापना कब हुई थी? तो 64 ईस्वी में हुई थी। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसी को हम लोग प्रथम शताब्दी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रथम शताब्दी भी कह सकते हैं। तो 64 ईस्वी अर्थात प्रथम शताब्दी में जो है नागवंश की स्थापना राजा फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? तो राजा फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आदि पुरुष भी कहा जाता है। और इनका जो है प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो सुतियांबे थी। इतना कम से कम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि खरवार आंदोलन कब हुआ था? पहला है 1831, दूसरा है 1832, तीसरा है 1855 और चौथा है 1874। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1874 में जो है खरवार आंदोलन हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो भागीरथ मांझी के द्वारा जो है खरवार आंदोलन का नेतृत्व 1874 में किया गया था। 1831-32 में क्या हुआ था? तो 1831-32 में आपका हुआ था कोल विद्रोह। क्या हुआ था? कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपके बुधू भगत थे। कौन थे? बुधू भगत। इतना याद रखना है। और 1832-33 में क्या हुआ था? तो 1832-33 में हुआ था आपका भूमिज विद्रोह। क्या हुआ था? भूमिज विद्रोह। और भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे आपके गंगा नारायण सिंह। कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह। इसीलिए जो है भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। अगर बात किया जाए 1855-56 में क्या हुआ था? तो 1855-56 में जो है आपका संथाल विद्रोह हुआ था। अब संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? हूल विद्रोह कहा जाता है। हूल विद्रोह इसलिए कहा जाता है क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे अपना जोश जुनून बनाए रखने के लिए जो है बीच बीच में हुल हुल का आवाज़ लगाते थे। इसलिए संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह कहा जाता है। और हूल विद्रोह इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि संथाली भाषा में जो है हूल का मतलब क्या होता है? तो हूल का मतलब क्रांति होता है। इतना आपको याद रखना है। और ये जो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के नाम है, 4 भाई थे आपके, सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और इनकी 2 सगी बहन फूलो झानो। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि संथाल विद्रोह की नेतृत्व किसने किया था? पहला है सिद्धू कान्हू, दूसरा है चांद भैरव, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ये जो संथाल विद्रोह हुआ था या हूल आंदोलन कह सकते हैं, ये हुआ था आपका 1855-56 में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता 4 भाई सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और इनकी 2 बहन फूलो झानो। लिख देते हैं नाम, फूलो झानो। यानी कि 6 भाई बहनों के द्वारा जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इसकी शुरुआत आपको बता दें तो 30 जून को, कब? 30 जून 1855 को भोगनाडीह नामक स्थान से हुआ था। इसीलिए आपको बता दें कि प्रत्येक साल जो है 30 जून को जो है झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है और इस दिन जो है सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था रहती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का निर्माण हुआ है? पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 5, चौथा है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6। तो जिस समय हमारा झारखंड बना था कब? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। और जिस समय झारखंड बनता है उस समय कितने ज़िले थे? तो 18 ज़िले थे। उसके बाद जो है 2001 में जो है 4 ज़िलों का निर्माण हुआ। और ये 4 ज़िले कौन कौन थे? तो आपके थे सिमडेगा थे, लातेहार और सरायकेला खरसावां और एक क्या हो जाएगा? जामताड़ा। तो ये 4 जिला बनता है तो हो गया 22। उसके बाद जो है 2007 में जो है
फिर 2 जिलों का निर्माण हुआ, कौन? खूंटी और रामगढ़ का। तो इस तरह से जो है झारखंड में वर्तमान समय में आपके 24 जिला हैं, शुरुआती में 8 थे, अर्थात 6 नए जिलों का निर्माण हुआ है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? पहला है 212, दूसरा है 264, तीसरा है 270 और चौथा है 260। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 264। तो जिस समय झारखंड बना था उस समय जो है 212 प्रखंड हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में जो है झारखंड में 264 प्रखंड है। ये आपको बता रहे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। और जो आखिरी 264वां प्रखंड बना है उस प्रखंड का नाम क्या है? उस प्रखंड का नाम सरयू प्रखंड है। और ये सरयू प्रखंड जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। इतना आपको याद रखना है। जब यहाँ पर प्रखंडों की बात आया है तो एक बार जो है हम लोग रिकॉल कर लेते हैं सब कुछ की। तो झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार है 3,29,88,134। ये क्या है? झारखंड की जनसंख्या। यहाँ पर गाँवों की संख्या क्या है? गाँवों की संख्या की बात करेंगे तो 32,620 है। और यहाँ पर जो है प्रखंडों की संख्या क्या है? तो प्रखंड का संख्या ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 264 है। अब हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में जो है जिलों की संख्या कितनी है। तो जिलों की संख्या जो है वर्तमान समय में कितनी है? तो 24 है। अब बात करेंगे कि अनुमंडल की संख्या कितनी है। तो अनुमंडल की संख्या जो है वर्तमान में 45 है। अब प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो प्रमंडल की संख्या झारखंड में 5 है। ये कम से कम आपको याद रखना है। ऐसे पूछता है, आपको हम कल भी बताए थे कि दरोगा में पूछ सकता है कि झारखंड में कितने ज़िले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई, आप लोग को ज़्यादा हार्ड पढ़ना नहीं है, ईजी को जो है बेहतर तरीके से समझना है, यही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? पहला है 2 अक्टूबर 1888, दूसरा है 2 अक्टूबर 1869, तीसरा है 15 नवंबर 1875 और चौथा है 3 जनवरी 1903। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 1875 को। ये जो हमारे बिरसा मुंडा जी हैं इनका जन्म हुआ है 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन, जिनके कारण इनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया। कहाँ पर हुआ है? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, लेकिन पहले खूंटी जिला नहीं था, इसीलिए वर्तमान शब्द कहना जरूरी है कि वर्तमान में जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के उलीहातू गांव में जो है बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ है। इतना याद रखना है। अब खूंटी की बात करेंगे तो ये जिला बना है कब? तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को खूंटी जिला बना है। किससे अलग होकर बना है? तो रांची जिला से अलग होकर ये जिला बना है। अब खूंटी की बात करेंगे तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो है सबसे ज़्यादा एसटी लोग कहाँ रहते हैं? तो आपके खूंटी जिला में रहते हैं। ये आपको याद रखना है। साथ ही खूंटी और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। ये याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प की अगर बात किया जाए तो जैसे 2 अक्टूबर 1888 को जो है किनका जन्म हुआ है? तो ये हुआ है आपका जतरा भगत का। ठीक है, जतरा भगत, ये जतरा उरांव का जन्म 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था। और ये जतरा भगत कौन है? तो ये टाना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता है। ठीक है, टाना भगत आंदोलन के। और टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। इतना याद रखना है। चलिए अगर बात किया जाए 2 अक्टूबर 1869 में किसका जन्म हुआ था? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ है आपका 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर हुआ है? तो पोरबंदर नामक स्थान में हुआ है। और ये पोरबंदर नामक स्थान कहाँ है? तो ये आपका गुजरात राज्य में है। ये भी आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया था आपका 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था 1930 में। और 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो ये सब आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया है एक प्रसिद्ध नारा, करो या मरो, आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब ये जो चौथा विकल्प है कि 3 जनवरी 1903, इसमें किनका जन्म हुआ था? तो हमारे जो हैं जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म हुआ था, जिन्हें लोग प्यार से क्या बोलते हैं? जिन्हें लोग प्यार से मारंग गोमके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारंग गोमके। और मारंग गोमके का मतलब क्या होता है? महान नेता होता है। तो 3 जनवरी 1903 को जो है जयपाल सिंह मुंडा का जन्म आपका वर्तमान खूंटी जिला में होता है। खूंटी जिला के टकरा टोली गाँव में होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था?
पहला है 1914, दूसरा है 1855, तीसरा है 1857, चौथा है 1920। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1855 को। अगर तारीख बोला जाए तो हो जाएगा आपका 30 जून। 30 जून 1855 को जो है आपका भोगनाडीह नामक स्थान से जो है क्या है संथाल विद्रोह का शुरुआत हुआ था। और इस संथाल विद्रोह को भी क्या कहा जाता है हुल विद्रोह कहा जाता है। हुल विद्रोह इसलिए कहा जाता है क्योंकि संथाल जनजाति में जो है हुल का मतलब क्रांति होता है। इसलिए जो है झारखंड में प्रत्येक साल 30 जून को क्या मनाया जाता है हुल दिवस। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब बात करेंगे 1914 में क्या हुआ था। तो 1914 में जो है आपका टाना भगत आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? तो टाना भगत आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व जो है जतरा भगत के द्वारा किया गया था। ये भी हम आपको बता चुके हैं। 1857 में क्या हुआ था? तो 1857 में जो है महान क्रांति हुआ था जिसे हम लोग क्या कहते हैं भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। और ये 1857 की क्रांति जो है झारखंड में सबसे पहले कब और कहाँ हुआ था? तो झारखंड में सबसे पहले ये रोहिणी गांव में हुआ था। कहाँ? रोहिणी गांव में हुआ था। और रोहिणी गांव में भी कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 12 जून को। ठीक है, 12 जून 1857 ईस्वी को हुआ था। और ये रोहिणी गांव कहाँ है? तो ये रोहिणी गांव आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। ये आपको याद रखना है। अब 1920 में क्या हुआ था? तो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इतना आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के कौन 2 जिले किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? पहला है रांची हजारीबाग, दूसरा है रामगढ़ गढ़वा, तीसरा है धनबाद बोकारो, चौथा है लोहरदगा खूंटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। लोहरदगा और खूंटी झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं। लेकिन लोहरदगा और खूंटी 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे लोहरदगा जिला की तो ये बना है 1983 ईस्वी में। लोहरदगा में आपका क्या है? तो नींदी जलप्रपात है। क्या है? नींदी जलप्रपात है। इसके अलावा घड़घड़िया जलप्रपात है, यानी कि 2 प्रमुख जलप्रपात हैं। और आपको बता दें कि लोहरदगा में जो है बगड़ू पहाड़ है। क्या है? बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। खूंटी की बात किया जाए तो खूंटी जो है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को झारखंड का 23वां जिला बना है। किससे? तो रांची जिला से अलग करके बनाया गया है। और रांची जो है खूंटी जो है महान वीरों को जन्म देने वाली धरती है। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म खूंटी में हुआ है, बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी में हुआ है। और प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो है झारखंड में सबसे अधिक आदिवासियों की जनसंख्या खूंटी जिला में है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है? पहला है 14, दूसरा है 12, तीसरा है 16, चौथा है 20। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 14। तो लोकसभा से जो है सीटों की संख्या झारखंड में कितनी है? तो 14 है। अब ये जो 14 लोकसभा सीट है इसका भी बंटवारा कैसा है? तो एसटी के लिए जो है 5 सीट आरक्षित है। और एससी के लिए कितना? एससी के लिए 1 सीट है। और कौन सा? पलामू वाला सीट आरक्षित है। और बाकी जो बच गया उसको हम लोग जनरल वर्ग अर्थात सामान्य वर्ग में रखते हैं। तो 5 1 6 कितना बच गया? 8। ये आपको याद रखना है। अगर इसी में आपको पूछता है कि राज्यसभा से जो है राज्यसभा के लिए जो है झारखंड से कितनी सीटें हैं? तो हो जाएगा आपका 6 कितना है? राज्यसभा के लिए झारखंड से सीट है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि झारखंड से कुल कितने सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं? तो 6 और 14 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्योंकि राज्यसभा के सदस्य हो या लोकसभा के सदस्य है, दोनों के सदस्य को सांसद ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड की सर्व प्रमुख फसल कौन सी है? पहला है मक्का, दूसरा है धान, तीसरा है सरसों, चौथा है मूंगफली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी धान। तो धान क्या है? झारखंड की सर्व प्रमुख फसल है। और धान का जो है सबसे अधिक उत्पादन झारखंड के किस जिला में होता है? तो आपको बता दें पश्चिमी सिंहभूम जिला में जो है धान की उत्पादन सबसे अधिक होती है। और ये जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है ये जिला बना है 1990 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। अब धान के बाद जो है क्या है? मक्का झारखंड का जो है दूसरा प्रमुख फसल है। क्या है? दूसरा प्रमुख फसल है। और आपको बता दें
कि ये जो मक्का है इसका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका पलामू जिला में होता है। और पलामू जिला कब बना है, तो 1892 ईस्वी में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और धान क्या है, तो धान एक खरीफ फसल है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। पहला है गुलाब, दूसरा है कमल, तीसरा है पलाश, चौथा है गेंदा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पलाश। झारखंड के राजकीय पुष्प की बात की जाए तो हो जाएगा आपका पलाश, जिसको हम लोग परसा फूल भी बोलते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, वृक्ष की बात की जाए तो हो जाएगा आपका साल। साल जिसको हम लोग सखुआ भी कहते हैं। और इसी साल की जो है पूजा झारखंड में जनजातियों के द्वारा सरहुल पूजा में किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है, तो हो जाएगा आपका क्या, हाथी हो जाएगा। और आपको पूछ दिया जाए कि झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा, कोयल हो जाएगा। और राजकीय खेल पूछ दिया जाए तो हॉकी हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, एक न एक क्वेश्चन जो है राजकीय चिन्ह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है। पहला है 23, दूसरा है 25, तीसरा है 27, चौथा है 29। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 23%। सबसे पहले आपको बता दें कि झारखंड में जो है झारखंड की जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, तो झारखंड की कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। यह क्या है, झारखंड की कुल क्षेत्रफल है। इसमें जो है आपको बता दें 38 लाख हेक्टेयर, कितना, तो 38 लाख हेक्टेयर जो है आपका क्या है, कृषि योग भूमि है। इसी को अगर हम लोग प्रतिशत में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23% हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड में जो है कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए जो है सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ की कृषि जो है मानसून पर आधारित होती है। इसीलिए अगर मानसून ठीक रहा तो फसल अच्छा होता है, तो सब बर्बाद हो जाता है। और सबसे अधिक अगर जो है सिंचाई के लिए जो व्यवस्था किया जाता है वो क्या है, आपका कुआं का जो है सबसे अधिक झारखंड में प्रयोग किया जाता है। अगर जिला की बात की जाए तो जिला में हो जाएगा गुमला जिला। गुमला जिला में जो है सबसे अधिक कुआं का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है। पहला है 39, दूसरा है 45, तीसरा है 35, चौथा है 30। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, 45 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है नया दिख रहा है, लेकिन ये सब जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से VVIP है, तो इसको भी नोट कीजिएगा। तो वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है, तो 45% है। आज बहुत दूर तक चलना है, टाइम लगेगा, धैर्य बना के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। पहला है उरांव, दूसरा है मुंडा, तीसरा है संथाल, चौथा है हो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल। संथाल जनजाति क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और पूरे भारत में बोला जाए तो पूरे भारत में ये क्या है, तीसरी बड़ी जनजाति है। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील है। दूसरे नंबर पर क्या है, तो दूसरे नंबर पर आपका गोंड है। और तीसरे नंबर पर संथाल हो जाएगा। अब संथाल की बात करेंगे तो संथाल जो जनजाति है इनकी जो भाषा क्या है, तो इनकी भाषा संथाली है। और संथाली भाषा को जो है लिखने के लिए हम लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं, तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग करते हैं। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार कब हुआ है, तो 1941 में हुआ है। किनके द्वारा किया गया है, तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। और ये जो संथाल जनजाति है इनकी भाषा जो संथाली है, इनको जो है 2003 में, यानी कि संथाली भाषा को 2003 में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है। और इस 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका क्या है, संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है। और हम लोग संथाल जनजाति के बारे में क्या जान सकते हैं, तो संथाल जनजाति का जो है प्रमुख देवता का नाम क्या है, सिंह बोंगा। क्या नाम है, सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है। संथाल जनजाति के युवा गृह को क्या बोलते हैं, तो युवा गृह को बोलते हैं आपका घोटुल। क्या बोलते हैं, घोटुल बोलते हैं। इसके अलावा जो है गोंड जनजाति के युवा गृह को भी घोटुल बोलते हैं। आपको बता दें कि संथाल जनजाति में जो है एक सजा है, एक सजा है, कौन सा, बिटलाहा। बिटलाहा सजा दिया जाता है। और यह सबसे बड़ा सामाजिक सजा है। विशेषकर जो है यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर यह बिटलाहा सजा दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पाइका क्या है? पहला है नृत्य, दूसरा है लोकगीत, तीसरा है चित्रकला, चौथा है लोक कथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नृत्य। तो पाइका क्या है? झारखंड का एक लोक नृत्य है। और ये कैसा लोक नृत्य है? तो यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है? ओजपूर्ण नृत्य है। और यह जो है आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें जो नर्तक जो होता है क्या है? सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है। कैसा? तो सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है। इसीलिए जो है पाइका नृत्य को क्या कहा जाता है? तो मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड में 32 जनजातीय समुदाय हैं। इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत क्या है? पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, दूसरा है ऑस्ट्रिच, तीसरा है निग्रो, चौथा है मंगोलाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह से आते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाए जाते हैं। अब उन्हीं में से 8 क्या है आपका? आदिम जनजाति है। उन्हीं में से में अलग नहीं। और इनमें से जो है अधिकतर लोग जो है आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह से आते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड निवासी ललित मोहन राय के संबंध किस क्षेत्र से है? पहला है संगीत, दूसरा है खेलकूद, तीसरा है चित्रकारी, चौथा है अभिनेता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चित्रकारी। ये जो ललित मोहन राय हैं ये क्या है? एक झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये आपके दुमका जिला के रहने वाले हैं। ठीक है। और दुमका जिला कब बना है? तो 1855 में बना है। ये भी आपको याद रखना है। और दुमका में ही आपका क्या लगता है? तो दुमका में ही आपका हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे? मोर नदी के किनारे, यानी कि मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मलेर किस जनजाति को कहा जाता है? पहला है सौरिया पहाड़िया, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है असुर, चौथा है भूमिज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सौरिया पहाड़िया को मलेर भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और ये सौरिया पहाड़िया क्या है? तो झारखंड की जो है आदिम जनजाति है। झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं उन्हीं में से आपका एक क्या है? सौरिया पहाड़िया। और सौरिया पहाड़िया की जो है भाषा क्या है? तो माल्टो भाषा है। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अब सौरिया पहाड़िया की और हम लोग अगर बात करेंगे तो सौरिया पहाड़िया जो है इनका जो है निवास सबसे अधिक किन क्षेत्रों में पाया जाता है? आपको बता दें राजमहल की पहाड़ी में। कहाँ? राजमहल की पहाड़ी में जो है इनकी संख्या सबसे अधिक है। और ये राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, साहेबगंज। और साहेबगंज जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। और झारखंड का एकमात्र जिला जो है आपका साहेबगंज, जहाँ से आपका क्या है? गंगा नदी बहता है। इतना आपको याद रखना है। अब राजमहल की बात आया है तो राजमहल में जो है कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है। साथ ही आपको बता दें कि राजमहल के क्षेत्र को जो है झारखंड के इतिहास में कांकजोल का क्षेत्र से भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इतना आपको याद रखना है सौरिया पहाड़ी का जब भी जिक्र आए। बिरहोर की बात करेंगे तो ये भी आपका क्या है? झारखंड की आदिम जनजाति है। और बिरहोर में जो है बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? तो जंगल का आदमी हो जाता है। क्या होता है? जंगल का आदमी होता है। इनका जो है सबसे अधिक निवास स्थल किस जिला में पाया जाता है? तो झारखंड के हजारीबाग जिला में जो है इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। अब बात किया जाए इनके निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो टंडा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और बिरहोर जनजाति में जो है एक चित्रकारी प्रचलित है। कौन सी? तो कोहबर चित्रकारी। कोहबर चित्रकारी प्रचलित है जिसमें इसका अर्थ भी पूछता है। तो कोह का अर्थ हो जाता है आपका क्या? गुफा। और बर मतलब क्या हो जाता है? दूल्हा। और इसको संयुक्त रूप से अगर हम लोग अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। असुर की बात करेंगे तो ये भी आपकी क्या है? आदिम जनजाति है। और इसे जो है झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। इनका प्रमुख या पारंपरिक पेशा क्या है? तो लोहा गलाना है। क्या है? लोहा गलाना। और इनका जो है प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंह बोंगा है। और सिंह बोंगा भी क्या है? ये भी आपका भगवान सूर्य का प्रतीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे भूमिज की तो भूमिज जो जनजाति है इन्हें जो है धनबाद में क्या कहा जाता है? तो धनबाद में इन्हें जो है सरदार के नाम से पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है? सरदार कहा जाता है।
और भूमिज आंदोलन कब हुआ था? तो 1832-33 में आपका भूमिज आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। इसीलिए जो है भूमिज आंदोलन को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मारंगोडा नीलकंठ हुआ, ये एक किताब का नाम है। पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है रामदयाल मुंडा, दूसरा है महुआ मांझी, तीसरा है रणेंद्र, चौथा है निरंजन महतो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महुआ मांझी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम मारंगोडा नीलकंठ हुआ है। अब ये महुआ मांझी जो है एक अच्छी राइटर है, साथ में नेता भी है। और ये जो है नेता किस राजनीतिक पार्टी से है? तो ये जेएमएम, ठीक है, जेएमएम बोले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है ये क्या है, राज्यसभा की सदस्य हैं। कौन? आपकी महुआ मांझी। और यह एक अच्छी राइटर भी हैं। इतना याद रखना है। अगर रामदयाल मुंडा की बात की जाए तो रामदयाल मुंडा को जो है कला के क्षेत्र में जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इन्हें जो है राज्यसभा सदस्य भी मनोनीत किया गया था। तो ये आम आदमी नहीं है, बहुत ही खास है। इन्होंने जो है अपनी उच्च शिक्षा जो है अमेरिका से प्राप्त की है। साथ ही अमेरिका के जो है अनेक विश्वविद्यालय में इन्होंने जो है पढ़ाया भी है। और ये जो है रांची जिला के देवड़ी गांव के रहने वाले थे। कहाँ? देवड़ी गांव के रहने वाले थे। इनका जो है निधन हो चुका है। अब रामदयाल मुंडा की जो है प्रमुख रचना में से में क्या है? तो इनकी प्रमुख रचना में से में है आपका आदि धर्म। क्या है? आदि धर्म इन्हीं के द्वारा लिखा गया किताब है। इसके अलावा जे नाची से बाँची, क्या? जे नाची से बाँची, ये भी इन्होंने ही लिखा है। इतना आपको याद रखना है। अगर रणेंद्र की बात की जाए तो रणेंद्र क्या है? ये भी झारखंड के महान राइटर हैं। इन्होंने कौन सा किताब लिखा है? तो ग्लोबल गांव के देवता। कौन सा? ग्लोबल गांव का देवता, इन्हीं का किताब का नाम है। इसके साथ में और एक किताब का नाम है कौन सा? तो गायब होता हुआ देश। क्या? गायब होता देश। ये दो किताब जो हैं इनके काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और दोनों ही क्या है, झारखंड के जनजातियों के जो है उनकी संस्कृति और उनके विस्थापन के बारे में लिखा हुआ पुस्तक है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महुआ मांझी के द्वारा लिखा गया किताब मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पहला है कुड़ुक, दूसरा है नागपुरी, तीसरा है मुंडारी, चौथा है संथाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संथाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संथाली हो जाएगा। इतना याद रखना है। अब ये संथाली जो है कौन लोग बोलते हैं? संथाली जो है संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाती है। और संथाल जनजाति क्या है? झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। इतना याद रखना है। अब संथाली भाषा को यहाँ पर दिया गया है तो बता दें, संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार कब हुआ है? तो 1941 में हुआ है। किनके द्वारा किया गया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। और इस संथाली भाषा को जो है 2003 में, कब? 2003 में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में जो है मात्र पूरे देश से 22 भाषा है, उनमें से एक आपका संथाली भाषा है जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे मुंडारी भाषा की, तो मुंडा जनजाति के द्वारा जो है आपका क्या बोली जाते हैं? तो मुंडा जनजाति के द्वारा मुंडारी भाषा बोली जाती है। और मुंडा जनजाति जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। क्या है? तीसरी बड़ी जनजाति है। अब मुंडारी भाषा की बात की जाए तो मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। नागपुरी की बात की जाए तो छोटा नागपुर क्षेत्रों में, विशेषकर झारखंड के जो है लगभग सभी क्षेत्रों में जो है नागपुरी भाषा बोली जाती है। और नागपुरी भाषा जो है आपका क्या है? नागवंश का। किसका? तो नागवंश का जो है राजकीय भाषा थी। ये आपको याद रखना होगा। अगर कुड़ुक की बात की जाए तो कुड़ुक किनके द्वारा बोला जाता है? तो उरांव जनजाति के द्वारा कुड़ुक बोला जाता है। और उरांव जनजाति जो है जनसंख्या की दृष्टि से जो है झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। इतना याद रखना है। अब उरांव भाषा को लिखने के लिए जो है आपका तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और उरांव भाषा या कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, जो सही है उसको हम लोग को चयन करना है। पहला कहता है कि आदिवासी साहित्य में गीतों, कथाओं, लोकोक्ति आदि का बहुलता होता है।
दूसरा है आदिवासी गीत प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित हैं। तीसरा है अधिकतर आदिवासी गीत मौसमी हैं। चौथा उपरोक्त सभी सही है। तो आपको बता दें यहाँ पर जो भी कथन दिया गया है तीनों के तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त कथन सभी के सभी सही है। देखिए आदिवासी साहित्य होता है, उसमें गीत भी मिलेगा, कथा कहानी भी मिलेगा और लोकोक्ति मुहावरा भी मिलेगा। ये सही बात है, भर भर के मिलता है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि आदिवासी गीत प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। सही बात है कि जंगल झाड़ सावन भादो पेड़ जानवर यही सब का जिक्र मिलेगा गीत में। तीसरा है अधिकतर आदिवासी गीत मौसमी होता है। सही बात है, आषाढ़ में आषाढ़ी गीत गाते हैं, फगुआ में फगुआ गीत गाते हैं, तो मौसम आधारित गीत ही गाया जाता है। तो सभी के सभी कथन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ भी सही कथन को पहचानना है। पहला कह रहा है कि मुंडा लोकगीत में अड़ंदी, जादूर, गेमा आदि प्रसिद्ध है। दूसरा है अड़ंदी गीत शादी विवाह के समय गाया जाता है। तीसरा जदुर गीत बसंत के ऋतु में गाया जाता है। चौथा उपरोक्त सभी सही है। तो क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी बात सही है। मुंडा लोकगीतों में अड़ंदी है, जदूर है, गेमा, ये क्या है, मुंडा लोकगीत है। और दूसरा कह रहा है कि अड़ंदी गीत शादी विवाह के समय गाया जाता है, ये भी सही है। जदुर गीत बसंत की ऋतु में गाया जाता है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि बा क्या है। पहला है हो जाति का बसंत ऋतु गीत, दूसरा है हो जाति का नृत्य, तीसरा है हो जाति के खाद्य पदार्थ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हो जाति का बसंत ऋतु का गीत है। यानी कि हो जनजाति में जो है बसंत ऋतु में एक गीत गाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को बा कहा जाता है। अब हो जनजाति की बात किया जाए तो हो जनजाति क्या है, झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से चौथी बड़ी जनजाति है और इनकी एक अलग भाषा है और वो भाषा क्या है आपका, हो भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। पहला है 1, दूसरा है 5, तीसरा है 8, चौथा है 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। झारखंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ पर है और कब इसकी स्थापना हुई है, तो आपको बता दें कि सेंट्रल विश्वविद्यालय रांची में एक ही है और ये आपका बताते हैं 11 मार्च नहीं 1 मार्च 2009 को इसकी स्थापना हुई है। और ये पहले बॉम्बे में थी, बॉम्बे नामक स्थान में थी मांडर इलाका में, लेकिन वर्तमान में ये मनातू में है, ठीक है, मनातू शिफ्ट कर दिया गया है और मनातू जो है आपका कांके रांची के अंतर्गत पड़ता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही है और यह कहाँ है, तो आपका मनातू कांके रांची में है और इसकी स्थापना 1 मार्च 2009 को किया गया है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग BIT मिश्रा कहते हैं, का स्थापना कब हुआ था। पहला 1960, दूसरा है 1941, तीसरा है 1955, चौथा है 1992। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1955। तो ये जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग BIT मिश्रा बोलते हैं। और ये मिश्रा जो है एक जगह है, ठीक है, जो कि रांची से जो है, रांची मेन जो रांची है इससे जो है 10-15 किलोमीटर की दूरी में है। यानी कि बूटी मोड़ आप लोग जान रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा जो है 2-3 किलोमीटर आगे आपका क्या है, मिश्रा, और मिश्रा में ही आपका BIT मिश्रा है, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, तो BM बिड़ला के द्वारा। किसके द्वारा, तो BM बिड़ला नामक आदमी के द्वारा जो है ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना किया गया है। इतना आपको याद रखना है। चलिए तो हो जाएगा 1955। 1960 में क्या हुआ है, तो 12 जुलाई, आपको बताते हैं डिटेल में, 12 जुलाई 1960 को जो है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। और 1960 में ही आपका क्या है, रिम्स की भी स्थापना हुई है। किसकी, रिम्स की, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल जो है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसकी भी स्थापना 1960 है, लेकिन तारीख 12 जुलाई नहीं है, ठीक है। लेकिन 12 जुलाई 1960 को जो है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना पटना विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया है। 1941 में क्या हुआ है, तो आपको बता दें
कि 1941 में जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है रांची में, जो झारखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो कि आपका रांची हिनू में है। ठीक है, रांची के हिनू में आपका बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, उसका निर्माण 1941 ईस्वी में हुआ है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि रांची में पागल खाना कहाँ स्थित है? पहला है नगड़ी, दूसरा है पिस्का, तीसरा है नामकुम, चौथा है कांके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कांके में। ये कांके कहाँ है? तो कांके आपका रांची शहर में है। रांची के कांके में ही आपका क्या है? पागल खाना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CIP बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पागल खाना है इसकी स्थापना कब हुई है? तो आपको बता दें 17 मई 1918 को जो है रांची पागल खाना की स्थापना हुई है। और ये झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, एशिया में भी प्रसिद्ध है। क्या? रांची का पागल खाना। इतना आपको याद रखना है। चलिए, और ये जो कांके नामक स्थान है, यहीं पर आपका क्या है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। क्या है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। अब इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1980 में। तो झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है और उसका नाम क्या है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि रांची के कांके शहर में स्थापित है 1980 से। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं नामकुम में। नामकुम में क्या है? नामकुम में लाख या इसको आप लोग कह सकते हैं ला अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, जो कि रांची में ही आपका नामकुम क्षेत्र पड़ता है। पिस्का की अगर हम लोग बात करेंगे तो पिस्का से जो है आपका उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल होता है। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल आपका रांची का पिस्का गांव है। अब उत्तरी कोयल नदी की बात आया है तो आपको बता दें कि उत्तरी कोयल नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है? औरंगा, अमानत, साथ ही बूढ़ा। ये 3 नदी जो है आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ठीक है, जो कि रांची के पिस्का नामक स्थान से निकलता है और ये बूढ़ा नदी पर है। ये बूढ़ा नदी पर ही आपका क्या है? लोध जलप्रपात है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन यह जो है बूढ़ा नदी पर है, इसलिए लोध जलप्रपात को बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है, जो कि लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। कितना आपको याद रखना है। और ये जो उत्तरी कोयल नदी है, ये जो है आपका सोन नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे नगड़ी, तो नगड़ी से कौन नदी का उद्गम स्थल होता है? आपका स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी, साथ ही आपको बता दें दक्षिण कोयल नदी। ये दोनों ही नदी के उद्गम स्थल आपका रांची के नगड़ी गांव से होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक खेला। पहला है सुनता लकड़ा, दूसरा है निकी प्रधान, तीसरा है ब्यूटी डुंगडुंग, चौथा है सलीमा टेटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निकी प्रधान। निकी प्रधान झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक खेला। और आपको बता दें कि 2016 वाला जो है आपका रियो ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, रियो ओलंपिक, ब्राज़ील वाला रियो ओलंपिक में ये भाग लेने वाली झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है। अब निकी प्रधान की बात करेंगे तो निकी प्रधान कहाँ के रहने वाले हैं? तो निकी प्रधान जो है खूंटी जिला के रहने वाले हैं। खूंटी जिला की हेसल गांव की रहने वाले हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड का मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी है? पहला है वरुण आरोन, दूसरा है वैभव सूर्यवंशी, तीसरा है अक्षर पटेल, चौथा है कुलदीप यादव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, वरुण आरोन। वरुण आरोन क्या है? झारखंड के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी हैं, लेकिन वर्तमान में इन्होंने जो है क्रिकेट खेल से जो है संन्यास ले चुके हैं। लेकिन ये झारखंड के क्रिकेट खिलाड़ी है और इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वरुण आरोन क्या है? तो ये एक गेंदबाज हैं, यानी कि ये क्या है? बॉलर हैं, बॉलिंग करते हैं। ठीक है, फास्ट बॉलर हैं। और आपको बता दें कि ये झारखंड के जमशेदपुर शहर के रहने वाले हैं। कहाँ के? तो जमशेदपुर शहर के रहने वाले हैं। और जमशेदपुर को हम लोग क्या कहते हैं? तो झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहते हैं। झारखंड का औद्योगिक राजधानी, साथ ही झारखंड की खेल राजधानी भी कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि झारखंड में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? पहला स्टम्पी, दूसरा है छौवा, तीसरा है सेरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छौवा। झारखंड में जो 34वें राष्ट्रीय खेल आयोजन हुआ था उसका शुभंकर अर्थात मैस्कोट की बात करेंगे तो छौवा था। और छौवा क्या था? ये शिशु हिरन, शिशु हिरन को ही छौवा बोला गया था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था ये कब से कब तक हुआ था वो भी आपको बता दें। ये हुआ था आपका 12 से 26 फरवरी, ठीक है। 12 से 26 फरवरी 2011 में इसका आयोजन किया गया था। और ये झारखंड के 3 शहरों में इसका आयोजन हुआ था। 3 शहर कौन कौन है वो भी आपको बताते हैं। ये आपका रांची, क्या हो जाएगा? रांची। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपका जमशेदपुर। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा धनबाद। ये झारखंड के 3 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। अगर इसमें बात किया जाए 34वां राष्ट्रीय खेल में तो झारखंड का क्या स्थिति था? तो झारखंड जो है 5वें स्थान पर था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और मशाल लेके इसमें कौन दौड़ी थी झारखंड की ओर से? तो आपकी दीपिका कुमारी, जो कि झारखंड की प्रसिद्ध तीरंदाज है। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि 1928 में एम्स्टर्डम हॉकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? पहला है बेंजामिन लकड़ा, दूसरा है वीरेंद्र लकड़ा, तीसरा है सुनील कुजूर, चौथा है जयपाल सिंह मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जयपाल सिंह मुंडा। तो 1928 में क्या हो रहा था? हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था? तो एम्स्टर्डम नामक स्थान में हो रहा था। इसमें जो है हॉकी टीम के कैप्टन का नाम जयपाल सिंह मुंडा था और इन्होंने जो है भारत को उस ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल दिलाई थी। और ओलंपिक में यह जो है भारत का जो है पहला गोल्ड था। क्या था? भारत का पहला गोल्ड था। ये भी आपको याद रखना है। अब जयपाल सिंह मुंडा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जो हुआ है 3 जनवरी, कब? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को जयपाल सिंह मुंडा का जन्म वर्तमान खूंटी जिला में, ठीक है, खूंटी जिला के टकरा टोली गांव में हुआ है। इतना आपको याद रखना है। अब इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है आपकी 20 मार्च 1970 को जो है जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हुई है। और मृत्यु का कारण जो है ब्रेन हेमरेज बताया गया है, ठीक है। इतना याद रखना है। जयपाल सिंह मुंडा को जो है लोग प्यार से क्या कहते हैं? मारंग गोमके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारंग गोमके बोलते हैं। मारंग गोमके का मतलब होता है महान नेता। इतना याद रखना है। साथ ही जो है जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ही 1950 ईस्वी में जो है झारखंड पार्टी की स्थापना किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि किनन स्टेडियम झारखंड के किस शहर में स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है गुमला, चौथा है बोकारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में आपका क्या है? किनन स्टेडियम है। इसके अलावा आपको बता दें कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम भी कहाँ है? तो वो भी आपका जमशेदपुर शहर में है। अब जमशेदपुर शहर कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? ये जिला बना है आपका 1990 में। अब जमशेदपुर की बात करेंगे तो ये जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। अब जमशेदपुर में ही क्या क्या हुआ है ये भी जानना जरूरी है। तो जमशेदपुर में जो है 1907 ईस्वी में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया है। किसके द्वारा? तो जमशेदजी नसवानजी टाटा के द्वारा, जिनके नाम पर ही आज इस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और जमशेदपुर को हम लोग औद्योगिक राजधानी और खेल राजधानी तो कहते ही कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। उससे पहले एक बार स्थापना बताते हैं। तो रांची जिला का स्थापना 1899 में हुआ है। गुमला जिला बना है 1983 में। बोकारो जिसे स्टील सिटी भी कहते हैं ये जिला बना है 1991 में। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी कानून, जिसको शॉर्ट में एसपीटी बोलते हैं, यानी कि संथाल परगना टेंडेंसी, कब लागू हुआ था? पहला 1908, दूसरा 1949, तीसरा 1919, चौथा है 1930। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1949 में। ये जो संथाल परगना जो है यानी कि एसपीटी एक्ट है ये 1949 ईस्वी में लागू किया गया था। और ये क्या है? तो ये जो है आपका भूमि संबंधी कानून है। और आपको बता दें कि वर्तमान में झारखंड में 24 जिला हैं, उनमें से 6 जिला में जो है आपका एसपीटी एक्ट अर्थात संथाल परगना काश्तकारी कानून लागू है, जिसकी
ये घोषणा ये लागू कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आप ये भी जान लीजिए कि CNT एक्ट है, एक होता है CNT एक्ट जिसको छोटा नागपुर टेनेंसी बोलते हैं या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी बोलते हैं। तो झारखंड में टोटल 24 जिला में जो है 18 जिला में आपका CNT एक्ट लागू रहता है और 6 जिला में SPT एक्ट लागू होता है। ये भी आपको याद रखना है। और 1908 में आपका क्या हुआ था, तो CNT एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, और 1949 में आपका SPT एक्ट लागू हुआ है। और 1919 में क्या आया था, तो 1919 में आपका रोलेक्ट एक्ट आया था। क्या आया था, रोलेक्ट एक्ट। और रोलेक्ट एक्ट को ही क्या कहा गया है, तो काला कानून कहा गया है। काला कानून क्यों कहा गया है, क्योंकि रोलेक्ट एक्ट के तहत जो है किसी भी व्यक्ति में अगर शक लग रहा है या संदेह लग रहा है तो उसको बिना बताए गिरफ्तार किया जा सकता था और उन्हें जो है बेल लेने तक की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए जो है रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा गया है और उसे ना वकील, ना दलील, ना अपील का कानून भी कहा गया है। ठीक है, जो कि आपका 1919 में आया था, इतना याद रखना है। अब 1930 में क्या हुआ था, तो आपको बता दें कि 1930 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। कब से शुरू किया गया था, तो 12 मार्च को जो है महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती नामक आश्रम से जो है डांडी नामक स्थान तक जो है पैदल यात्रा करते हैं। उसी को डांडी मार्च भी कहते हैं, जो कि इतिहास में बहुत ही चर्चित पाठ है, डांडी मार्च। तो ये डांडी नामक स्थान पहुंच के जो है महात्मा गांधी जो है 6 अप्रैल को, कब, तो 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक बना के नमक कानून तोड़ते हैं। वही आपका क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1949। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि छोटा नागपुर विल्किंसन रूल कब लागू हुआ था। पहला है 1834, दूसरा है 1835, तीसरा है 1836 और चौथा है 1837। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1837 में। और किस क्षेत्र में लागू किया गया था, तो आपको बता दें ये कोल्हान क्षेत्र में लागू किया गया था। किस क्षेत्र में, तो कोल्हान क्षेत्र में जो है आपका विल्किंसन रूल लागू किया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब कोल्हान से जो है आपको एक बात याद आता होगा कि झारखंड में जो है एक कोल्हान प्रमंडल है जिसका निर्माण 2003 में हुआ है। अब प्रमंडल का जिक्र आया है तो आपको और थोड़ा सा बता देते हैं। तो झारखंड जब बना था, कब बना था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड में 4 प्रमंडल थे। कितने, तो 4 प्रमंडल थे। बाद में जो है एक प्रमंडल का निर्माण हुआ, कौन सा, तो कोल्हान प्रमंडल का। कब हुआ, तो 2003 में। किस प्रमंडल से अलग करके बनाया गया, तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके जो है कोल्हान प्रमंडल का निर्माण किया गया है। तो वर्तमान में जो है झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, तो 5 प्रमंडल हैं। इन 5 प्रमंडल के नाम और मुख्यालय बता देते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो आपका हजारीबाग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो रांची हो जाएगा। सबको लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। तीसरा हो जाएगा आपका पलामू प्रमंडल, क्या हो जाएगा, पलामू प्रमंडल, और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा, आपका मेदिनीनगर, क्या हो जाएगा, मेदिनीनगर। चौथा हो जाएगा आपका संथाल परगना, क्या हो जाएगा, संथाल परगना, और संथाल परगना का प्रमंडल क्या हो जाएगा, तो आपका दुमका हो जाएगा। पांचवा जो आखिरी में बना है प्रमंडल, कौन सा, कोल्हान प्रमंडल, और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय हो जाएगा आपका चाईबासा, क्या हो जाएगा, चाईबासा। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम बताए हैं कि 1837 में जो है विल्किंसन रूल जो है आपका कोल्हान के क्षेत्र में लागू किया गया था। तो कोल्हान शब्द मिला तो प्रमंडल हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून CNT एक्ट कब पारित किया गया था। पहला है 1914, दूसरा है 1907, तीसरा है 1902 और चौथा है 1908। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1908। अगर तारीख की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका 11 नवंबर 1908 ईस्वी को जो है क्या है CNT एक्ट यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून लागू किया जाता है। और यह क्या है, यह जो आपका भूमि से संबंधित कानून है, क्या है, भूमि से संबंधित कानून है। और वर्तमान में जो है झारखंड में 24 जिला हैं, उनमें से 18 जिला में जो है आपका क्या है CNT एक्ट लागू है।
लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता दें कि ये जो CNT एक्ट है, इसका जो है ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? इसका ब्लूप्रिंट की बात किया जाए तो ब्लूप्रिंट जो है J.H. हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? तो J.H. हॉफमैन के द्वारा 1902 ईस्वी में ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। इतना आपको याद रखना है। और ये जो CNT एक्ट है, इसमें अध्याय कितने हैं और कितना धाराएं हैं वो भी आपको हम बता देते हैं। तो इसमें जो है 19 अध्याय हैं। कितने? 19 अध्याय हैं। और धाराएं की बात की जाए तो 271 धाराएं हैं। कितना? 271 धाराएं हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बाकी विकल्प का हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। कहाँ जा रहा है भाई? जाना नहीं है, आज लंबा क्लास है, जम के पढ़ना है। 1914 में क्या हुआ था? तो 1914 में जो है आपका टाना भगत आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? टाना भगत आंदोलन। किसके नेतृत्व में? तो जत्रा भगत के नेतृत्व में हुआ था। ये आपको याद रखना है। 1907 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1907 ईस्वी में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो आपको जमशेदपुर का जो है साक्षी नामक स्थान पर हुआ था। ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था? पहला है 1767, दूसरा है 1970, तीसरा है 1859, चौथा 1832। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1832। 1832-33 में जो है आपका भूमिज विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। इसीलिए जो है भूमिज विद्रोह को जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और ये जो भूमि जनजाति है, इसी को जो है धनबाद में क्या कहा जाता है? तो इसी को धनबाद में सरदार के नाम से पुकारा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प का हम लोग चर्चा करते हैं। तो 1767 में जो है झारखंड में सबसे पहले जो है क्या है अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। क्या हुआ था? तो सबसे पहले अंग्रेजों का प्रवेश जो है झारखंड में 1767 ईस्वी को हुआ था। किस क्षेत्र से हुआ था? तो सिंहभूम के क्षेत्र से हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि 1767 में सबसे पहले अंग्रेज आते हैं आपका झारखंड में। और किस क्षेत्र से आते हैं? तो सिंहभूम के क्षेत्र से आते हैं। अब 1970 से क्या याद रखना है? तो 20 मार्च। ठीक है, 20 मार्च 1970 को जो है क्या हुआ था? तो जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हुई थी। और कारण क्या था? तो ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज के कारण जो है उनकी मृत्यु 20 मार्च 1970 को हो गई थी। 1869 में क्या हुआ था? तो आपको बता दें लेस्लीगंज में जो है नीलांबर प्लस पीताम्बर को, ये दोनों जो सगे भाई हैं, भोक्ता बंधु हैं, इन्हें जो है लेस्लीगंज जो कि पलामू में है, एक जगह है, वहाँ पर जो है आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। इतना आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि झारखंड के कितने जिला उड़ीसा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4। तो झारखंड के जो है थोड़ा सा मैप बताते हैं। ठीक है, मैप। तो झारखंड का आकार कैसा है? तो झारखंड का आकार चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में बिहार के साथ, और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। तो यहाँ पूछा है कि उड़ीसा के साथ जो है झारखंड के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो कितना हो जाएगा? 4 ज़िले सीमा साझा करते हैं। और ये आपका दक्षिण दिशा में है। अब ये 4 ज़िले कौन कौन हैं जो उड़ीसा के साथ सीमा साझा करते हैं? तो चारों का नाम हम लिख देते हैं। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपका पूर्वी सिंहभूम। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका सरायकेला। और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका सिमडेगा। ये 4 ज़िले जो हैं आपका उड़ीसा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि झारखंड के कितने जिला छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी 4।
यानी कि ये जो छत्तीसगढ़ है आपका किधर है, तो झारखंड के जो है पश्चिम दिशा में, ठीक है, पश्चिम दिशा में आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है। यानी आप कह सकते हैं कि झारखंड के पश्चिम में जो है छत्तीसगढ़ सीमा साझा करता है। और छत्तीसगढ़ से जो है झारखंड के 4 जिले जो है सीमा साझा करते हैं। और ये 4 जिले कौन कौन है, चारों का नाम लिख देते हैं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 4 जिले हैं आपके, एक हो जाएगा गढ़वा, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका लातेहार, और तीसरा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तीसरा हो जाएगा आपका गुमला, और चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा सिमडेगा। ये 4 जिले जो हैं आपका क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, झारखंड के 4 जिले। 45 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बिरसा मुंडा के माता का नाम क्या था। पहला है लिबरी, दूसरा है पुतली, तीसरा है पुष्पा, चौथा है कर्मी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्मी। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है, 18 बोलते हैं 15 नवंबर 1875 को। अरे यार शुरू से लिख देते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है आपका 15 नवंबर 1875 को हुआ है, बृहस्पतिवार के दिन, ठीक है। कहाँ हुआ है, तो खूंटी के उलीहातू गांव में हुआ है। इनके पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम सुगना मुंडा है। क्या है, इनके पिता का नाम सुगना मुंडा, और माता का नाम कर्मी है। कर्मी के स्पेलिंग इस तरह से भी लिख सकते हैं। साथ में हम लोग क्या जान सकते हैं, तो बिरसा मुंडा के जो है धार्मिक गुरु का नाम क्या है, तो धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे है। क्या नाम है, आनंद पांडे। और इनके जो सेनापति थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम गया मुंडा। ये भी साथ साथ आप लोग जान ही लीजिए। अब बाकी विकल्प की हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, लिबरी किनके माता का नाम है, तो जतरा भगत, ठीक है। जतरा भगत के माता के नाम लिबरी है, और पिता का नाम कोहड़ा उरांव है। क्या है, कोहड़ा उरांव। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पुतली किनका नाम है, तो महात्मा गांधी के माता का नाम, ठीक है। क्या है, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या है, पुतली बाई। ये भी आपको याद रखना है। और पुष्पा तो आप सभी जानते हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं रे, वही वाला है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस पर रोक लगाई थी। पहला है वन उत्पादन के स्वतंत्र उद्योग पर, दूसरा है वनों के जलाने पर, तीसरा है बेरोजगारी पर, चौथा है बैठ बेगारी प्रथा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैठ बेगारी प्रथा पर। ये CNT एक्ट की बात कर रहा है। तो CNT एक्ट जो है, एक काम क्या किया था, तो एक काम किया था कि बैठ बेगारी प्रथा पर रोक लगाई थी, ठीक है। अब बैठ बेगारी प्रथा क्या होता है, ये आपके दिमाग में स्वाभाविक से आ रहा होगा। तो आपको बता दें कि बिना मेहनत ताना यानी कि बिना मजदूरी दिए हुए किसी व्यक्ति से जो है ज़बरदस्ती काम कराना क्या कहलाता है, बैठ बेगारी प्रथा कहलाता है। जैसे कमज़ोर लोग हैं या आदिवासी लोग जो हैं, उन्हें जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है शोषण किया जाता था। उनको जो है ज़बरदस्ती रेल पटरी बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम के लिए जो है लगा दिया जाता था, और बदले में जो है कोई उन्हें जो है मजदूरी नहीं दी जाती थी। उसी को क्या कहा जाता है, बैठ बेगारी प्रथा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ज़बरदस्ती करवाया जाता था, आप चाह के भी मना नहीं कर सकते थे। मना करना मतलब अपना जान से हाथ धोना होता था। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि बिरसा मुंडा का उलगुलान का मुख्य कारण क्या था। पहला है वन, दूसरा है जमीन, तीसरा है नदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो बहुत सारा कारण है कि उलगुलान या तो आप कह सकते हैं विद्रोह, या कोई भी उलगुलान हो गया, विद्रोह हो गया, या क्रांति हो गया। ये कोई एक कारण से नहीं आते हैं, इनके पीछे जो है सैकड़ों कारण होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कारण बताना है तो हो जाएगा आपका ज़मीन। ज़मीन का जो है विशेष वहाँ पर कारण था, मुद्दा था। बिरसा मुंडा का जो है उलगुलान है या बिरसा मुंडा आंदोलन है, वो जो ज़मीन से जुड़ा विशेष मुद्दा था। इतना आपको याद रखना है। यानी कि बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसको हम लोग क्या कहते हैं, उलगुलान कहते हैं। और उलगुलान का मतलब क्या होता है, क्रांति होता है, महान क्रांति या महान हलचल होता है। इतना आपको याद रखना है। और ये क्रांति, ये उलगुलान किस लिए हुआ था, तो ज़मीन के कारण हुआ था, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज जो है आदिवासियों का ज़मीन या झारखंडियों का ज़मीन को जो है ज़बरदस्ती छीन ले गए थे। साथ ही उसको क्या कर दिया था कि सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ के आदिवासियों को दिक्कत हो रहा था, इसीलिए ये उलगुलान हुआ था। वैसे जल जंगल सब कुछ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कारण बताना है तो हो जाएगा ज़मीन।
क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि बिरसा मुंडा पर अंग्रेजों ने कितने रुपये के इनाम रखे थे। पहला 1000 रुपया, दूसरा है 200 रुपया, तीसरा है 500 रुपया और चौथा है 100 रुपया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 500 रुपया। तो बिरसा मुंडा पर जो है अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम रखा था, यानी कि जो बिरसा मुंडा को पकड़वाएगा उसको हम 500 रुपया देंगे, ये कहा गया था। ठीक है, जिसके कारण जो है बिरसा मुंडा पकड़े जाते हैं और ये जो है रांची के सेंट्रल जेल में जो है इनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हो जाती है। मृत्यु का कारण जो है सरकारी दस्तावेज में हैजा बताया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेजों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बिरसा मुंडा की समाधि स्थल की बात करेंगे तो समाधि स्थल कहाँ है, तो ये आपका रांची जिला में है। रांची में अगर आप लोग आए हैं या रहते हैं तो जानते हैं कि कोकर चौक और लालपुर चौक, तो लालपुर चौक से, ठीक है, लालपुर चौक से आप लोग कोकर चौक की ओर जाते हैं तो बीच में जो है आपको क्या मिलता है, डिस्टिलरी पुल मिलता है। उस डिस्टिलरी पुल के किनारे ही क्या है, बिरसा मुंडा का समाधि स्थल है। कितना आपको याद रखना है, अगर 1000 रुपया की बात किया जाए तो बुधू भगत कर किसके ऊपर, तो बुधू भगत पर जो है अंग्रेजों के द्वारा 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। और ये बुधू भगत कौन है, ये कोल विद्रोह के नेतृत्व करता है। कौन सा विद्रोह, कोल विद्रोह के नेतृत्व करता है और ये कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि छोटा नागपुर की कौन सी मिट्टी प्रधान है। पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी, चौथा है अभ्रक मूलक मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी। झारखंड की प्रमुख मिट्टी लाल मिट्टी इसलिए है क्योंकि झारखंड का जो भूभाग है, या झारखंड का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 90% भूभाग में जो है आपका क्या है, लाल मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए हम लोग इसे प्रमुख मिट्टी मानते हैं। और लाल मिट्टी जो है उपजाऊ की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। इसमें केवल कुछ कुछ मोटे अनाज उपजाऊ होते हैं, लेकिन बाकी फसल अच्छी नहीं होती है, यानी कि बंजर नुमा है या अनउपजाऊ मिट्टी है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन झारखंड के जो है कुल भूभाग के 90% एरिया में है, इसीलिए इसे प्रधान मिट्टी मानते हैं। अब हम लोग मिट्टी की बात करेंगे तो झारखंड में जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए काली मिट्टी की बात किया जाए तो झारखंड में जो है आपका राजमहल का क्षेत्र है, यानी कि साहेबगंज जिला का जो क्षेत्र है उसमें क्या है, आपका काली मिट्टी पाई जाती है। और ये काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन है, ये आप सभी जानते हैं। अभ्रक मूलक मिट्टी की बात करेंगे तो जिन क्षेत्रों में अभ्रक मिलेगा उन क्षेत्रों में अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगी। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जैसे हो गया आपका कोडरमा जिला, हजारीबाग जिला, गिरिडीह जिला, इन क्षेत्रों में जो है अभ्रक पाया जाता है, तो उन्हीं क्षेत्रों में जो है अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगी। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है कि यह जो है हल्का गुलाबी होता है और यह जो है हल्का चमकीला भी होता है, इतना आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। पहला है भूमि संबंधी लूट एवं विवाद को समाप्त करना, दूसरा है क्रांति या उलगुलान को शांत करना, तीसरा यहाँ की मुंडारी, खूटकटी, भुइहरी, कोड़कर आदि जमीन की रक्षा करना और चौथा उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, तो ये जो है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी कि CNT एक्ट क्यों लाया गया था, तो इसमें जो ये कारण दिया गया है इन सबको जो है ठीक करने के लिए लाया गया था। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के सभी कथन सत्य है। ये जो CNT एक्ट लाया गया था इसके पीछे यही उद्देश्य था कि भूमि संबंधी जो लूट और विवाद है उसको समाप्त कर देना है। साथ ही जमीन को लेके जो है बिरसा मुंडा जैसे लोगों के द्वारा जो है उलगुलान चलाया जा रहा था उसको भी शांत करना था। और यहाँ पर जो मुंडारी ज़मीन होता है, खूटकट्टी होता है जिसको कोड़ के बनाया जाता है, भुइहारी ज़मीन होता है, कोड़कर ज़मीन होता है, इस सब ज़मीन को जो है रक्षा करना। ये सब ज़मीन जो है आदिवासी लोग या यहाँ के लोकल लोग जो है खुद बनाए थे, खुद जो है जंगल झाड़ को साफ करके जो है खेती योग्य बनाए थे। उस ज़मीन की रक्षा करना भी इस छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का एक कारण था या एक उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि राष्ट्रीय GDP में झारखंड के योगदान प्रतिशत में कितना है। पहला है 6%, दूसरा है 8, तीसरा है 1.8 से 2, यहाँ पर समझना है 1.8 से लेके 2% का, और चौथा है 3.25%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1.8 से लेके 2% तक जो है झारखंड की योगदान है राष्ट्रीय GDP में। ठीक है,
इतना आपको याद रखना है। सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है जीडीपी को, आप लोग इसका इंग्लिश नाम बता दीजिएगा, ठीक है। जीडीपी अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो आसानी से समझ पा रहे हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पहला है गुमला, दूसरा है रांची, तीसरा है देवघर, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुमला। गुमला के चैनपुर से, ठीक है, गुमला के चैनपुर से जो है आपका क्या है, शंख नदी का उद्गम स्थल होता है। और आपको बता दें कि शंख नदी वही शंख नदी है जहाँ प्राचीन समय में कहा जाता था कि यहाँ से जो है हीरे प्राप्त किए जाते थे, ठीक है, इतना याद रखना है। अब ये गुमला जिला में है, तो गुमला जिला कब बना है, तो गुमला जिला 1983 में बना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रांची की बात करेंगे तो यह क्या है, झारखंड की राजधानी है और यह जिला बना है 1899 ईस्वी में। देवघर की बात करेंगे तो देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है और यह जिला बना है 1983 में। लातेहार में झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है और यह जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है। पहला है दामोदर 1953, दूसरा है बोकारो 1955, तीसरा है पंचेत 1956, चौथा है बराकर 1958। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बराकर 1958। ये जो मैथन डैम है आपका बराकर नदी पर है। कहाँ पर है, बराकर नदी पर, और इसको बनाया गया है 1958 में। अब हम लोग बात करेंगे ये जो मैथन डैम है किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये जो है आपका धनबाद जिला में। कहाँ है, धनबाद जिला में। और धनबाद जिला कब बना है, तो 1956 बना है। और धनबाद को हम लोग क्या कहते हैं, तो धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है, साथ ही भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि धनबाद में जो है आपका क्या है, धनबाद में वासेपुर नाम का शहर है और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बनाई गई है गैंग ऑफ वासेपुर, जो कि झारखंड के धरती पर आधारित है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूर्य कुंड कहाँ स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हजारीबाग जिले में जो है झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है, सूर्य जलकुंड है। इसका तापमान कितना है, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपको जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख जो है दूर हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब हजारीबाग का जिक्र आ ही गया है तो आपको बता दें, हजारीबाग को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग हजार बागों का शहर कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो हजार बागों का शहर कहते हैं। और यहाँ पर जो है आपकी क्या है, इस्को की गुफाएं हैं। इतिहास के दृष्टिकोण से जो है इस्को की गुफाएं बहुत ही मायने रखता है और ये कहाँ है, आपका हजारीबाग जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि बरसों पानी गुफाएं, ठीक है, बरसों पानी गुफाएं भी कहाँ हैं, तो ये भी आपकी हजारीबाग जिला में है। और हजारीबाग जिला में क्या है, तो हजारीबाग में जो है आपका बिरहोर, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, इनकी जो है जनसंख्या सबसे अधिक हजारीबाग जिला में है। और हजारीबाग के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, तो हजारीबाग जो है जिला बना है कब, तो 1833 ईस्वी में। इतना याद रखना है। चलिए और एक चीज़ याद आ गया तो बता देते हैं कि हजारीबाग में जो है आपका पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में जो है सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि झारखंड के कुल क्षेत्र का 1% कितना है। पहला है 29.76, दूसरा है 35, तीसरा है 28, चौथा 42.05। तो आपको सबसे पहले बता दें कि ये आंकड़ा जो है आपका 2021 के अनुसार दिया गया है, ठीक है। डिटेल में बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा धैर्य देख के सुनिए। तो उत्तर इसका तो ये हो जाएगा। तो झारखंड का अगर कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। अब इसमें जो है 2019 के हिसाब से जो है झारखंड में वनों का प्रतिशत कितना है, तो 29.61 है, ये 19 के हिसाब से। अब 2021 में कितना है, तो 2021 में जो है आपका कितना हो गया वन, तो 29.76 हो गया। अब इसका नया आंकड़ा जो है 2023 में, ठीक है, 2023 में कितना हो गया है, तो 29.81 हो गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक 2 साल में कितना, प्रत्येक 2 साल में जो है वन रिपोर्ट जारी कर दिया जाता है। किसके द्वारा, तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के द्वारा।
ठीक है। और कहाँ से जारी किया जाता है, तो देहरादून से जारी किया जाता है। और देहरादून कहाँ है, तो ये जो है आपका उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, वहीं से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 29.76 क्या है 2021 के अनुसार जो है झारखंड के कुल क्षेत्र का 1% है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है। पहला है गोड्डा देवघर, दूसरा है पाकुड़ साहेबगंज, तीसरा है गिरिडीह कोडरमा, चौथा है धनबाद बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गिरिडीह और कोडरमा। इसके अलावा और एक नाम यहाँ पर जोड़ लीजिए हजारीबाग। ये झारखंड के 3 जिले हैं जहाँ पर जो है मुख्य रूप से अभ्रक पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक अभ्रक यानी कि बहुतायत मात्रा में अभ्रक आपका कोडरमा जिला में पाया जाता है। इसीलिए जो है कोडरमा जिला को क्या कहा जाता है, अभ्रक भारत की अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है उच्च क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको रूबी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और ये जो कोडरमा है जिला बना है 1994 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं। पहला है 3, दूसरा है 6, तीसरा है 1, चौथा है 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 8। पहले हम लोग जानेंगे कि जो दामोदर घाटी परियोजना है इसको हम लोग डीवीसी बोलते हैं, यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन। और यह झारखंड ही नहीं भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसका निर्माण कब हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है 7 जुलाई 1948 ईस्वी को इसका गठन किया जाता है। और किसके तर्ज पर किया जाता है, तो अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में आपका क्या है, टेनेंसी नदी घाटी परियोजना है। क्या है, तो टेनेंसी नदी घाटी परियोजना है। उसी के अनुरूप जो है ये दामोदर घाटी परियोजना को बनाया जाता है। और ये दामोदर घाटी परियोजना जो है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल प्लस आपका झारखंड, ये दोनों राज्य का जो है आपका क्या है, संयुक्त परियोजना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत जो है आपके 8 बांध बनाए गए हैं। उनमें से एक जो है आपका क्या है, अवरोधक बांध है। क्या है, एक जो है आपका अवरोधक बांध है। और उस अवरोधक बांध का नाम क्या है, तो दुर्गापुर बांध है। क्या नाम है, तो दुर्गापुर बांध। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि चांडिल डैम किस नदी पर है। पहला है सोन नदी, दूसरा है उत्तरी कोयल, तीसरा है दामोदर, चौथा है स्वर्णरेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा या यहाँ पर बोल देता है स्वर्णरेखा प्लस खरकई तो भी ये सही हो जाता, ठीक है। तो पहले हम लोग चांडिल डैम की बात करेंगे, फिर नदी के बारे में देखेंगे। चांडिल डैम जो है एक पर्यटक स्थल है। क्या है, एक पर्यटक स्थल है। और यहाँ पर जो है नौका विहार का भी व्यवस्था किया गया है। और ये जो है आपका सरायकेला जिला के अंतर्गत पड़ता है। कहाँ, तो सरायकेला जिला के अंतर्गत पड़ता है। और सरायकेला जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। और ये सरायकेला जिला को जो है हम लोग छऊ नृत्य का उद्गम स्थल भी मानते हैं। और सरायकेला जो है आपको बता दें कि ये जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है, खरकई नदी के किनारे स्थित है। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब नदी की बात करेंगे तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, रांची के नगड़ी गांव से होता है। जिस जगह से निकलता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रानी चुआ बोलते हैं। चुआ मतलब आप सभी जानते हैं कि कुआं का छोटा रूप, ठीक है। इतना याद रखना है। और ये जो है झारखंड का एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके जो है बंगाल के खाड़ी में गिरती है। यानी कि बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी जो है स्वतंत्र रूप से वो स्वर्णरेखा नदी है। इतना ही आपको याद रखना है। अब इस स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका क्या है, हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात जो कि रांची जिला के अंतर्गत आता है। और ये झारखंड का लोध जलप्रपात के बाद दूसरा बड़ा जलप्रपात है आपका हुंडरू जलप्रपात। इतना याद रखना है। और स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है, कहाँ जा रहा है, आगे नहीं बढ़ना है। स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है, पालना डैम है। और ये कहाँ है, तो ये आपका सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि जमशेदपुर शहर भी जो है आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए बाकी नदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे दामोदर नदी की तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, टोरी है। और टोरी कहाँ है, तो ये आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है, तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को।
अब ये जो दामोदर नदी है इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को जो है देव नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये क्या है, झारखंड का जो है सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है, झारखंड का प्रदूषित नदी है। साथ ही यह क्या है, झारखंड का सबसे लंबी नदी है। अब लंबी कहने भर से तो नहीं चलेगा, कितना लंबा है वो भी बताना होगा। तो इसकी लंबाई जो है झारखंड में 290 किलोमीटर है। यानी कह सकते हैं कि दामोदर नदी का प्रवाह क्षेत्र झारखंड में 290 किलोमीटर है। इतना याद रखना है। और ये जो दामोदर नदी है इसे क्या कहा जाता है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। शोक मतलब दुख की बात, तो दुख की बात इसलिए है क्योंकि दामोदर नदी में जो है इतना अधिक बाढ़ आता है जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है। अगर दामोदर नदी की कुल लंबाई पूछ दिया जाए, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी है, तो 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए उत्तरी कोयल नदी की बात करेंगे, तो उत्तरी कोयल नदी इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये जो है रांची के पिस्का गांव से निकलता है। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन कौन है, तो आपका औरंगा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका अमानत हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका बूढ़ा नदी हो जाएगा। ये याद रखना है। चलिए सोन नदी की बात किया जाए तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश से निकलता है। मध्य प्रदेश में भी आपको बता दें तो अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। और झारखंड में सोन नदी का प्रवेश जो है झारखंड में गढ़वा जिला से होकर होता है, इतना आपको याद रखना है। और उत्तरी कोयल जो है आपका सोन नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। पहला है लातेहार, दूसरा है पलामू, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लातेहार जिला में। अगर सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो हो जाएगा आपका लातेहार जिला। और लातेहार जिला में कितना प्रतिशत वन है, तो लातेहार जिला का जो कुल भौगोलिक भाग है उसका जो है 55.44, ठीक है, कितना 55.44 भाग में जो है आपका क्या है, वन है। इस तरह से जो है झारखंड में अभी प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन कहाँ है, तो आपके लातेहार जिला में है। लातेहार जिला की बात करेंगे तो ये जो लातेहार जिला बना है कब बना है, तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी की जो है लातेहार जिला बना है। लातेहार जिला में जो है आपका क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है जो कि बूढ़ा नदी पर है। और आपको बता दें पहाड़ों की मलिका भी कहाँ है, आपका लातेहार जिला में है। इसके अलावा बता दें मिर्चैया जलप्रपात भी कहाँ है, तो मिर्चैया जलप्रपात भी आपका लातेहार जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि घाघरी जलप्रपात कहाँ है, तो ये भी आपका लातेहार जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें सूगा बांध कहाँ है, तो सूगा बांध भी आपका लातेहार जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो बेतला राष्ट्रीय पार्क भी लातेहार जिला में है। ये आपको याद रखना है। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि झारखंड में जो है किस जिला में जो है वनों का प्रतिशत के हिसाब से जो है मामला सबसे कम है, तो हो जाएगा आपका जामताड़ा जिला। जामताड़ा जिला में जो है प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे कम वन है। कितना, तो जामताड़ा जिला का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 5.56% में ही आपका क्या है, केवल वन है, जो कि बहुत कम है। अब जामताड़ा जिला की बात करेंगे तो ये जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। और जामताड़ा का हम लोग क्या कहते हैं, तो सांपों का शहर कहते हैं। ठीक है, सांपों का शहर कहते हैं। और वर्तमान में जो है पूरे विश्व में यह क्या है, साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है। पहला उत्तर पश्चिम, दूसरा है उत्तर भाग, तीसरा है दक्षिण पूर्वी, चौथा है उत्तर पूर्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी। ये जो राजमहल ट्रैप है झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है। ये राजमहल ट्रैप या राजमहल का क्षेत्र या राजमहल की पहाड़ी की बात की जाए तो साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला उत्तर पूर्वी भाग में ही आ जाएगा। ठीक है, साहेबगंज। अब साहेबगंज की बात किया जाए तो 1983 में जिला बना है। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर आपका क्या है, गंगा नदी बहता है। ठीक है, और ये राजमहल की बात किया जाए तो राजमहल में ही आपका क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास के लिए बेहतरीन है। और इस राजमहल के क्षेत्र को ही हम लोग कांकजोल का क्षेत्र कहते हैं। ये बार बार आप लोगों को बता ही चुके हैं। और इस राजमहल के क्षेत्र में ही आपका क्या है, शौर्या पहाड़िया का जो है सबसे अधिक निवास स्थल पाई जाती है। ये भी हम आपको बता चुके हैं। चलिए तो हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी। पहला 1 मार्च 2001, दूसरा है 1 अगस्त 2001, तीसरा है 1 फरवरी 2001, चौथा है 1 अप्रैल 2002। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त 2001 ईस्वी को।
ठीक है, इसमें कुछ तो बताने के लिए है नहीं, तो इसका क्या याद रखना है कि 1 अगस्त 2001 को जो है झारखंड की नई औद्योगिक नीति अधिसूचित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि झारखंड की नई औद्योगिक नीति 2001 के तहत कितने लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उद्योग, रेशम, हस्तकरघा और हस्तशिल्प में रोजगार दिया गया है। पहला है 7 लाख, दूसरा है 8 लाख, तीसरा है 4.50 लाख, चौथा है 5.50 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5.50 लाख लोगों को जो है रोजगार दिया गया है। किन क्षेत्रों में? तो उद्योग, रेशम, हस्तकरघा के क्षेत्र में। और ये नई औद्योगिक नीति 2001 जो है कब लागू की गई थी? तो आपको बता चुके हैं इससे पहले 1 अगस्त 2001 को। ठीक है, 1 अगस्त 2001 को जो है नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है अप्रैल 1951, दूसरा है जून 1950, तीसरा है अगस्त 1949 और चौथा है अक्टूबर 1970। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1951। पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो पहले जो है पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन 100% पूछे जाते थे। हालांकि पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आपको बता दें कि ये जो पहला पंचवर्षीय योजना की शुरुआत अप्रैल 1951 में किया गया था, जो कि आपका 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक चला था। और इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था? तो प्राथमिक क्षेत्र का विकास। क्या चीज़? तो प्राथमिक क्षेत्र का विकास इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय ही क्या हुआ था? तो 1951 में जो है सिंदरी में, कहाँ पर? सिंदरी, जो कि आपका धनबाद में है। ठीक है, धनबाद में जो है आपका उर्वरक कारखाना खोला गया था। ये भी आपको लिंक करके याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत से अधिक हिस्सा भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पढ़ने वाला अनुसूचित क्षेत्र है? पढ़ने वाला यहाँ लिखना है। ठीक है, पढ़ने वाला अनुसूचित क्षेत्र है। पहला है 35%, दूसरा है 45%, तीसरा है 55%, चौथा है 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 55%। तो यहाँ पर क्या बोला है कि झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत से अधिक हिस्सा भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पड़ने वाला अनुसूचित क्षेत्र है। तो आपको बता दें कि ये 5वीं अनुसूची क्या है? तो पेशा कानून जो बोल रहे हैं वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ही आता है। यानी कि झारखंड में जो है 5वीं अनुसूची उन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा जहाँ पर क्या है? आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो झारखंड में जो है लगभग 55% एरिया जो है क्या है आपका 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आ सकता है, क्योंकि 55% एरिया क्या है आपका? आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ये कहना चाह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि झारखंड विधानसभा के कितने सदस्य मंत्री बन सकते हैं? पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा 12, चौथा है 15। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12। तो आपको बता दें कि 91वें संविधान संशोधन, ठीक है, 91वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें यह कहा गया है कि जो विधानसभा में जितने भी सदस्य होते हैं, विधानसभा में जितने भी सदस्य होंगे उनके जो है 15% भाग ही क्या है? मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री को मिला के। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 81 है। 81 का जो है आप लोग अगर 15% निकालिएगा तो लगभग कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो झारखंड में जो है मुख्यमंत्री मिला के जो है सिर्फ और सिर्फ 12 व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब झारखंड विधानसभा की बात आया है तो थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं। तो झारखंड विधानसभा में जो है वर्तमान में 81 सीट है। एसटी के लिए कितना है? तो एसटी के लिए 28 सीट आरक्षित है। एससी के लिए कितना है? तो एससी के लिए 9 है और बाकी बच गया उसको जनरल वर्ग यानी कि सामान्य वर्ग मानेंगे और वह कितना है? 44 है। इतना आपको याद रखना है। अब झारखंड विधानसभा के जो है अध्यक्ष कौन है? तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं आपके रविंद्रनाथ महतो। कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो। और ये जो हैं आपके
JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं और यह जो है नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और ये नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है और जामताड़ा जिला बना है 2001 में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की उपलब्धता अनुरूप खपत 2022 के अनुसार कितनी है। ठीक है, यूनिट में बताना है। पहला है 625 यूनिट, दूसरा है 545 यूनिट और तीसरा है 320 यूनिट और चौथा है 630 यूनिट। तो ये आंकड़ा जो है 2022 का है, यानी कि पुराना है, लेकिन मैं बता दें कि झारखंड में जो है 2022 में प्रति व्यक्ति बिजली यानी कि ऊर्जा का जो है खपत कितना है, तो 320 यूनिट है। ये आपको याद रखना है। खैर इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन तो हार्ड भी शामिल रहता है, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन देखना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। पहला है धनबाद, दूसरा है बरही हजारीबाग, तीसरा है नामकुम रांची, चौथा है टुपुदना रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बरही हजारीबाग। क्या हो जाएगा इसका, तो बरही हजारीबाग में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना किया गया है। और आपको बता दें हजारीबाग में ही आपका क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है। और हजारीबाग में बहुत कुछ है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई है। पहला है 1907, दूसरा है 1902, तीसरा है 1920, चौथा है 1940। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1907। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको टिस्को कंपनी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी ये भी सवाल पूछा है कि टिस्को कंपनी के नाम बदल के क्या हो गया है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, टाटा स्टील हो गया है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जो है जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया है। कहाँ पर, तो साक्षी नामक स्थान पर किया गया है। कहाँ पर, साक्षी नामक स्थान पर, स्वर्ण रेखा और आपका खरकई नदी के किनारे किया गया है। ठीक है, क्योंकि जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने इसकी स्थापना की है, तो उन्हीं के नाम पर जो है इस शहर को आज टाटा नगर या जमशेदपुर भी कहा जाता है। ठीक है, और साक्षी क्या हो गया, तो जमशेदपुर का पुराना नाम हो गया। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अच्छा बाकी तारीख को जो है थक गए हैं बोलते बोलते, तो बताने मन नहीं कर रहा, लेकिन हल्का बताते हैं और 5 मिनट धैर्य रखना है। 1902 में क्या हुआ था, तो CNT एक्ट। ठीक है, CNT एक्ट जो कि 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ था, तो इसका जो है ब्लू प्रिंट 1902 में ही बनाया गया था। किसके द्वारा, तो JH हाफमैन के द्वारा जो है इसका ब्लू प्रिंट तैयार किया गया था। इतना आपको याद रखना है। अब 1920 में क्या हुआ था, तो 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और ये असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया जाता है, तो 1922 ईस्वी में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। 1940 में क्या हुआ था, तो 1940 में जो है झारखंड के रामगढ़ में, कहाँ, झारखंड के रामगढ़ में जो है क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में उत्पादन कब से शुरू हुआ। पहला 1907, दूसरा 1905, तीसरा 1911, चौथा 1958। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1911 में। स्थापना होता है आपका कब, तो स्थापना होता है आपका 1907 में। उत्पादन कब से होता है, तो उत्पादन 1911 से होता है। 1905 में क्या हुआ था, तो 1905 में जो है आपका बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। अब 1958 में क्या हुआ था, तो 1958 में जो है आपका HEC कारखाना की स्थापना हुआ था। किसकी, HEC की, जिसको हम लोग हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन कहते हैं, अर्थात कारखानों का कारखाना कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो है आपका रांची जिला में है। रांची जिला के जो है हटिया, रांची जिला के हटिया शहर में स्थित है आपका HEC कारखाना। और इसका जो है निर्माण आपका सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया देश के सहायता से किया गया है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अगर आप लोग को अच्छा लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएँ, तो आप लोग जो है जम के लाइक कीजिए, और
तो जम के कमेंट कीजिए। अगर आप लोग अच्छा प्रतिक्रिया देगा तो डेली हम जो है कम से कम 100 भी क्वेश्चन ला सकते हैं, लेकिन जो है 50-60 100% लेके आएँगे। तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए, आप लोग का एग्ज़ाम करीब है तो अधिक से अधिक क्वेश्चन लाते हैं और अधिक पढ़ते हैं, अच्छा रहेगा। तो आप लोग बस उतना कीजिएगा। चलिए, आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? पहला है 2002, दूसरा है 2003, तीसरा है 2004, चौथा है 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी 2004 में। अगर तारीख की बात की जाए तो तारीख हो जाएगा कि 1 अप्रैल 2004 में जो है झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की गई थी। अब इसके तहत जो है बीपीएल यानी कि बिलो पुअर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवार के जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनको जो है शादी, ठीक है, उनको है शादी प्लस शिक्षा यानी कि पढ़ाई के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कितना पैसा देना है? तो 30,000 रुपये की सहायता करना है और ये 30,000 रुपया जो है सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा, हाथ में नहीं, खाते में भेजा जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास जो काफ़ी शिद्दत के साथ लाए हैं। अगर आप लोग की प्रतिक्रिया अच्छा रहा है तो प्रत्येक दिन जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन लेके आएँगे, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है तो अधिक से अधिक पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।